एक अत्यंत गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है, इस पर बातचीत कर रहे हैं और वो मुद्दा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस मुद्दे को शुरू करना चाहती हूँ और ये कहानी आम लोगों को समझ में ज़रूर आएगी। आप लोग तो समझदार हैं, लेकिन आम जनता को समझाने के लिए ये कहानी हम ज़रूर बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। एक पिता था, उसने बहुत गाढ़ी कमाई से मेहनत करके एक बड़ा घर बनाया और उसके बाद उसके एक पुत्र को वो घर मिल गया। वो पुत्र नालायक था, वो उस घर को ठीक से रख नहीं पाया और उसने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया। उसकी मरम्मत नहीं कर पाया, उसकी पुताई रंग रोजन नहीं कर पाया, उसकी देखरेख नहीं कर पाया और उसको उसने किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे चढ़ाने के बाद जो उसके घर वाले थे उसमें से निकाल दिए गए और जिसको किराए पर चढ़ाया था उसका एकाधिकार हो गया। ये 40-50 साल के लिए किराए पर चीज चढ़ गई। तो आम जनता ऐसे पुत्र को क्या कहेगी? ये सवाल मेरा आपसे है। आम जनता कहेगी बड़ा ही नाकारा लड़का था, अपने पिता की गाड़ी कमाई को भी बचा नहीं पाया। और कुछ ऐसा ही काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 70 साल में आपके पैसों से बनी हुई राष्ट्रीय संपत्ति को एक झटके में अपने दोस्तों को देने का ये जो फैसला है, ये उसी नालायक नाकारे पुत्र की तरह है जिसने अपने पिता के द्वारा अर्जित और बनाई हुई संपत्ति को किराए पर चढ़ा दिया था। ये फैसला मनमाना है, इसका कोई आधार नहीं है, ये किसी से बातचीत करने के बाद नहीं लिया गया है, ये बिना सोचे समझे एक फैसला लिया गया है। पर एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि आखिर बेचा क्या क्या जा रहा है। करीब 1.6 लाख करोड़ की 26,700 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवेज बेचे जा रहे हैं, जिस पर हम और आप और आम जनता चलती है। 1.5 लाख करोड़ रुपए अर्जित करने के लिए 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक, तमाम रेलवे की चीजें निजीकरण करी जा रही हैं। पावर ट्रांसमिशन, करीब 42,300 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन होता है, वहां से ट्रांसमिट होता है, वो निजीकरण किया जा रहा है। पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट का पावर जनरेशन निजी हाथों में दिया जाएगा। नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर की नेशनल गैस पाइपलाइन, जो नेचुरल गैस की होगी, एलपीजी गैस, वो पाइपलाइन, उसका निजीकरण किया जाएगा। 8,000 किलोमीटर लंबी नेशनल पाइपलाइन का। पेट्रोलियम पाइपलाइन, एचपीसीएल, आईओसी, ऐसी की जो पेट्रोलियम पाइपलाइन होती है उनका निजीकरण किया जाएगा, 4,000 किलोमीटर लंबी। टेलीकॉम, 2.16 लाख किलोमीटर के जो भारत नेटवर्क फाइबर है, जिससे हम सब लोगों को इंटरनेट मिलना शुरू हुआ, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। वेयर हाउसिंग, ये इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जहां पर हम बैठे हैं हरियाणा पंजाब के रीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, 29,000 करोड़ रुपए के लिए करीब 210 लाख मेट्रिक टन की क्षमता वाले वेयर हाउसेज और गोडाउन्स प्राइवेटाइज किए जाएंगे। माइनिंग, 160 कोल माइंस प्राइवेटाइज करी जाएंगी, 761 मिनरल ब्लॉक प्राइवेटाइज किए जाएंगे। 21,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए 25 हवाई अड्डे प्राइवेटाइज किए जाएंगे और आप सब जानते हैं इस देश में हवाई अड्डे किसको जाते हैं। 13,000 करोड़ कमाने के लिए करीब 9 पोर्ट पर 31 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे। 11,000 करोड़ कमाने के लिए 2 नेशनल स्टेडियम प्राइवेटाइज किए जाएंगे। ये जिन चीजों का मैंने नाम लिया वो पिछले 7 साल में नहीं बनी है, ये पिछले 70 साल में बनी है। बड़ा सवाल पूछा जाता है 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में मजबूत इरादे और दृढ़ निश्चय और राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय पैसा लगाकर ये जो उपक्रम बनाए गए उनको बेचने का ये काम किया जा रहा है। पर क्या ऐसा, और हमारे कुछ सवाल हैं, क्या इसके बारे में किसी से परामर्श हुआ है? क्या आपने रेलवे यूनियन, पोर्ट यूनियन, मजदूर संगठनों से परामर्श किया है? क्या गोदामों में कार्यरत कर्मचारियों से आपने बात करी है? क्या आपने किसानों की सलाह ली है कि ये जो सारे खाद्य जो सजोने की जगह है, गोदाउन है, जो वेयर हाउसिंग है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? नीति आयोग में बैठकर 4 लोगों ने यह फैसला ले लिया, मोदी जी ने इसको अपनी सहमति दे दी और इंडिया को ऑन सेल लगा दिया। ये कुछ नहीं है, ये इंडिया ऑन सेल है और ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि थोड़ी बहुत तकनीकी इकोनॉमिक समझ भी रखती हूं, दिस इज नथिंग बट अ ग्रैंड इंडियन सेल पुट अप बाय द मोदी गवर्नमेंट।
और ऐसा प्रतीत होता है। इसका क्या उद्देश्य है यह भी हमें नहीं पता है, क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है, क्यों इन्हीं चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बाकी को नहीं किया जा रहा है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। क्या लक्ष्य है, इसका भी कोई जवाब नहीं। एक लक्ष्य होता है कि भाई ये कंपनी फलानी फलानी खराब हो गई है, बीमार है, चल नहीं पा रही है, मैनेजमेंट गड़बड़ है, हम इसको प्राइवेटाइज करके इसमें एफिशिएंसी लाना। कोई इसमें अभी तक सरकार ने कोई लक्ष्य भी अपना नहीं बताया, सिवाय एक चीज के कि 4 साल में हम 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल, इसलिए 4 साल में वो 6 लाख करोड़ हो जाएंगे। और ये जुमला है कि इसको हम बेच नहीं रहे हैं, इसको हम किराए पर दे रहे हैं। 40-50 साल के बाद जिस चीज को आप किराए पर देते हैं वो ऑन पेपर उसकी क्या वैल्यू रह जाती है, क्या मूल्यांकन किया गया। ये जो 26,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निजीकरण किया जा रहा है, ये कितने लाखों करोड़ की लागत से बने हैं, इसका क्या मूल्यांकन किया गया है, किस तरह से इस पर वैल्यूएशन किया गया है। तो दिक्कत की बात यह है कि इस पूरी अभ्यास, इस पूरी कवायद के बाद कोई प्राइवेट क्षेत्र का हावी हो जाएगा और सरकारी क्षेत्र बचेगा नहीं। और मैं 1 मिनट पीछे स्टेप लेकर यह जरूर पूछूंगी कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। हम एक मजबूत और हम एक ईमानदार और एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष है और हमारा मानना है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेसेस वेयर इट हैज नो बिजनेस टू बी इन। इट्स अ रिगमरोल, बट दिस इज व्हाट इट इज। सरकार को होटल चलाने नहीं चाहिए, ठीक है, आप स्टेडियम करना चाहते हैं आप कर दीजिए, लेकिन इससे जो इफेक्ट होने वाला है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आप कर रहे हैं, रेलवे एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ये सबसे सस्ता आवागमन का साधन है, सबसे ज्यादा गरीब जनता रेलवे से चलती है, बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। सड़कें स्ट्रेटेजिक है, लोग सड़कों पर चलते हैं, टोल देते हैं, उससे रेख रखाव होता है, ये स्ट्रेटेजिक है। पोर्ट स्ट्रेटेजिक है, पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेटेजिक है, गैस पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक है। क्यों स्ट्रेटेजिक है ये भारत की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक है, ये आम जनता के लिए स्ट्रेटेजिक है, और ये इसलिए भी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर कहीं जाता है तो वो दाम बढ़ाता है और वो रोजगार कम करता है, वो कम लोगों से काम चलाने में यकीन रखता है। तो इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार के साधन नष्ट होंगे, इससे आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे और जो सुविधा मुहैया होती है आम लोगों को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में और भी विस्तृत चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन इनमें से किसी चीज पर ऐसा प्रतीत होता है कोई भी विचार विमर्श किए बिना ये एक जुमला छोड़ दिया गया है। हमारा यह भी मानना है किन जगहों पर सरकार को रहना चाहिए, और मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म करती हुई कह के, सरकार को स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रहना चाहिए, सरकार को उन सेक्टर्स में रहना चाहिए जहां पर मोनोपोली बनने का खतरा रहता है, और इसीलिए सरकार का होना जरूरी है। जब आप सारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर देंगे, जो आप कर रहे हैं, जब आप राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राइवेटाइज कर देंगे, जब आप गैस पाइपलाइंस को प्राइवेटाइज कर देंगे, जब आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो आप कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएशन कर रहे हैं। सरकार को तो एक छत्र राज, एकाधिकार खत्म करना है, और हम सब जानते हैं कि ये सारे उपक्रम किन 2-3 लोगों के पास जाएंगे। मैं नाम क्या लूं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, हम दो हमारे दो का जो हाल यहां पर चल रहा है। और पते की बात एक ये भी है, अंत में इसी से करूंगी, पते की बात यह है कि कहा गया है 4 साल में हम 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को उसको कोएग्जिस्ट करेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वही है जो पिछले 3 साल से बीन मोदी जी बजा रहे हैं। ये बीन मोदी जी पिछले 3 साल से बजा रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को कहा 100 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, फिर उन्होंने 2020 में स्वतंत्रता दिवस की लाल किले की प्राचीर से कहा 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, फिर उन्होंने इस साल 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कहा। तो या तो 300 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो आप और मैं दोनों जानते नहीं है, तो कब तक ये 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का नींबू निचोड़ा जाएगा, क्योंकि अब वो नींबू भी कड़वा हो चला है। तो हमारे सरकार से बस कुछ सवाल है और उसको कहकर मैं अंत करती हूं अपनी बात को। राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़ी के दाम क्यों बेचा जा रहा है? किराए पर दिए जाने वाले उपक्रम स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं? क्या मापदंड अपनाया गया है तय करने के लिए कि क्या कितने पर बेचा जाएगा? इस पूरी कवायद से सरकार का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट?
क्या लक्ष्य मात्र अपना वित्तीय घाटा घटाना है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको ब्रिज करना है, जो इन्हीं की नाकामियों का नतीजा है? क्या इससे पहले आपने यूनियन से, कर्मचारी संगठनों से बात की है, विचार विमर्श किया है, उनका मत जाना है? क्या यह पूरा अभ्यास अपने चंद मित्रों को मुनाफा पहुंचाने और उनके एक छत्र राज को कायम करने के लिए नहीं है? और क्या सरकार ने यह अमूमन लगाया है कि इससे कौन सी सुविधाएं कितनी महंगी होंगी, इससे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं रेलवे में, जो कंसेशंस होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इन सब चीजों का आकलन हुआ है? ये सरकार से हमारे सवाल हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी अपनी बात अंत करते हुए कि सरकार को अपना दंभ और अहंकार छोड़कर राष्ट्रीय संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा। आप लोगों से बात करिए, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की, लॉस मेकिंग यूनिट्स की सेल करिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मोनोपोली बनने के लिए देश को और देश की संपत्तियों को मत छोड़ दीजिए। I will very briefly in 2 minutes say some of these things that I have said in English. The national monetization pipeline that has been launched with much fanfare is nothing but India on a grand sale. It's almost a bargain garden sale that the government has put up. Roads are being privatized, railways being privatized, power transmission, power generation, gas pipeline, telecom, warehousing, mining, airports, ports, stadiums. All of this is being privatized. And what is the government? The government has not replied to two very basic questions. What's the criteria that has been adopted to select these? And what is your aim? For anything that the government undertakes, there has to be an end goal post. What is that goal post? We kept asking that during demonetization and the goal post kept changing. Even now, nobody knows what the goal post is. Nobody knows what the aim of the government is. Actions happen without even conferring, without even discussing it with primary stakeholders. Have they discussed it with railway unions? Have they discussed it with port unions? Have they discussed it with people employed in warehousing? And we all know who these assets will go to, one or two of their favorite players. The government needs to be in strategic sectors like railways or roads or ports or mining or power generation or gas pipelines, because these are important. And you cannot allow monopolies to be created, which is why the government needs to be in these sectors. The government, in fact, is hell-bent on creating monopolies that we have seen in the past. We are a responsible opposition, and we believe the government has no business to be in certain businesses. Sell out your hotels. Sell out the stadiums. We're okay with that. But do not touch sectors which are going to impact prices, because when private sector enters, prices go up, jobs will be lost. What will happen to reservations? What will happen to the many concessions that some of these sectors offer? For instance, railways to senior citizens, to to the physically handicapped. What happens to all of that? Have these questions been discussed? No. Just a grand India on sale has been put up. We have only a few questions to say and ask of this government. You said this was a part of the national infrastructure pipeline. The national infrastructure pipeline is 100 lakh crore rupees. This is, over a 4-year period, going to generate only 6 lakh crore rupees. The national infrastructure pipeline is the same pipeline that the Prime Minister keeps repeating ad nauseum for the last 3 years. To whose benefit? So the only questions that we ask in the end is, why is public property being sold at the prices of penny? Why such a foolhardy decision? This whole jumla, this whole hogwash about putting these assets on rent and not sale is a hogwash. What is the criteria that has been used to select them? What is the end game? What is the end aim of the government? Is this not being done only to bridge your fiscal and your revenue deficit? Are you not going to create monopolies with a few of your chosen friends and industrialists? What happens to jobs and prices? What happens to reservations and other facilities being offered? And more than anything else, what is the end aim? What is the goalpost that the government is trying to achieve? We urge the government to get off its high horse, stop putting India on sale, and do not mortgage our future earnings just to bridge your revenue deficit right now. Thank you very much. पहले हम इस पर सवाल ले लेते हैं और उसके बाद अगर कोई और सवाल होते हैं मोनेटाइजेशन पर, जो नेशनल पाइपलाइन का है, जो इंडिया ऑन सेल सरकार करने की कोशिश कर रही है, उस पर एक सवाल जरूर। सरकार ने कहा कि 20% से भी अधिक जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है और कल उसको सेलिब्रेट भी किया गया, कहा कि ये तिमाही
कमाई में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा उछाल है और ये बेहतर भारत की ओर जो है एक नया कदम है। आप ये उनकी उपलब्धि नहीं मानते? आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। हम इस जमीन पर बैठे हुए हैं और हम इस जमीन से 24 मीटर नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद हम 20 मीटर उठते हैं। क्या आप जमीन के ऊपर उठ पाए हैं? उसका जवाब है नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था पिछले फर्स्ट तिमाही में पिछले साल 24% से ज्यादा संकुचित हुई थी। द वॉल्यूम श्रंक। हम अभी वापस उस लेवल तक पर नहीं आ पाए हैं। जो हमारी इकोनॉमी की वॉल्यूम थी 2020 और 21 में, वो 35 लाख करोड़ रुपए थी इस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, जिसके रिजल्ट अभी आए हैं। अब वो 32 लाख करोड़ हो गई है। तो हमारी अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई है। जमीन से हम 24 फीट गिरे हैं और 20 फीट उठे हैं। अभी तो हम जमीन के बाहर ही नहीं आ पाए हैं। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ये सब प्री कोरोना लेवल पर नहीं आ पाया है। GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि निवेश का सबसे अच्छा मानक होता है, वो भी अभी ऊपर नहीं गया है। प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट उपभोग भी अभी ऊपर नहीं गया है। तो दिक्कत की बात यह है कि जुमले देना, हेडलाइन चेस करना, सुर्खियों के चक्कर में सरकार सत्य से भी मुंह मोड़ती है। कोई भी और सरकार होती तो जो टीवी पर बैठकर सबने जुमले दिए, जो पेपरों में बयान देकर जुमले दिए, वो नहीं देती। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी, वो एक साल में पिछले साल के मुकाबले इतनी बड़ी हो गई है। मतलब रोजगार के साधन, उपभोग के साधन, निवेश के साधन घट गए हैं। ये उपलब्धि नहीं है, ये उनका फेलियर है कि हम 24 फीट गिरने के बाद अभी 20 फीट उठ पर आए हैं। अभी तो हम जमीन के बाहर ही नहीं आए हैं बंधु। तो सुप्रिया जी, आपको क्या लगता है कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको लगता है कि डिकम्युनिटाइजेशन होना चाहिए? और क्या ये पहले नहीं हुआ कभी? पहले भी तो इस तरह के फैसले हुए हैं सरकार में? बिल्कुल हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन के हम अगेंस्ट नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गैस पाइपलाइंस हो, पावर ट्रांसमिशन हो, ये स्ट्रेटेजिक क्यों है? एक, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक है। दूसरा, ये उपभोक्ताओं के लिए स्ट्रेटेजिक है, आप जैसे लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक है। आप जिस नेशनल हाईवे को यूज करते हैं, अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उस पर टोल प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। और मोनोपोली क्रिएशन जो हवाई अड्डों पर होगा, आप हवाई अड्डे पे जाते हैं, एक बोतल पानी और एक सैंडविच 450 रुपए का आता है। कितने लोग इस देश में उसको ले सकते हैं? आप कहते थे हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बुलाएंगे, आपने लोगों की हवाई चप्पल हटा दी है। तो मेरा अपना मानना है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, होटल्स ITDC के चला रहे हैं, वो क्यों नहीं प्राइवेटाइज कर रहे हैं आप? क्यों इस लिस्ट में होटल्स के नाम नहीं है? ठीक है, आपने स्टेडियम का नाम डाला है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक हो आप उसको कर दीजिए। आपको वो यूनिट्स प्राइवेटाइज करनी चाहिए जहां पर घाटा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर से निवेश कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बनी बनाई संपत्तियां दी जा रही हैं कि आप हमको किराया मात्र देकर इससे वसूली करिएगा। एक सरकार का काम होता है कि आप ऐसी व्यवस्था करिए कि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में निवेश करना शुरू कर दे। प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है, उसको आप लगी हुई थाली परोस रहे, वो उसमें से खाएगा और आपको थोड़ा सा शुल्क दे देगा। वो अपना खाना भी नहीं बना रहा है। मोटा मोटा ये हो रहा है इस इकोनॉमी में। तो कहीं पर तो सरकार को जागकर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इन सब चीजों का औचित्य क्या है। अंततोगत्वा हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी? इंडिया ऑन सेल से किसका फायदा हो रहा है? सिर्फ 2 या 3 पूंजीपति का, और बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ। कांग्रेस पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, हम लोग हर प्रदेश की कैपिटल सिटी में जाकर इस पर पुरजोर तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की एक तो खासियत है, और ये तो मानना पड़ेगा कि ये जुमले बड़े तगड़े देती है। अब एक नया जुमला है कि नहीं हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम किराए पर चढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको वो कहानी बताई थी कि बहुत बड़ा घर एक लड़के को मिला और उससे देखरेख नहीं हुई, उसने किराए पर चढ़ा दिया। इसको उपलब्धि, ये उपलब्धि नहीं है, ये विफलता है। और अगर आपको किराए पर चढ़ाना ही है तो ऐसी चीजें चढ़ाइए ना जिसको आप चला नहीं पा रहे हैं, जिसमें आपको घाटा हो रहा है, जिसमें आपको रहने का कोई आप होटल्स क्यों नहीं किराए पर चढ़ाते हैं? आप स्टेडियम क्यों नहीं ज्यादा किराए पर चढ़ा देते हैं? आप घड़ी की फैक्ट्रीज क्यों चला रहे हैं अभी तक?
अगर आपको वाकई में किराए पर चढ़ाना है तो आप ऐसी चीजों को किराए पर चढ़ाइए। आप किराए पर चढ़ा रहे हैं उन एसेट्स को जिसको जबरदस्त टैक्स पेयर मनी से बनाया गया है, जिसको जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजिक है, वो जिसको इसको बंद कर दीजिए, जिसको नॉर्मल जनता, आम जनता यूज करती है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकारों को रहना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली क्रिएशन यहां पर नहीं हो सकता। आपको जबरदस्त प्राइस राइज से लोगों को बचाना पड़ेगा। आप एक कुशन देते हैं लोगों को, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैम, इस बार का जो बजट आया है उसमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.7 ये प्रोजेक्टेड है, और जिस तरीके से स्टेट्स का जो है वो जीएसटी कलेक्शन वगैरह काफी रुका हुआ है, सरकार भी जिस तरह से करीब 29 लाख करोड़ सभी सेक्टर्स को देने की एक अनाउंसमेंट या जो बेल आउट पैकेज दिए गए हैं, क्या ऐसी कंडीशन में आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो दिया है उसकी भरपाई सरकार फिर कौन से ओवरहेड से करे? बिल्कुल। एक तो सबसे पहले ये जो 20 लाख करोड़ का जुमला है वो भी जुमला ही है, और ये इसलिए जुमला है क्योंकि जो भी बजट पढ़ते हैं और थोड़ा बैलेंस शीट देखते हैं सरकार की, सरकार ने खर्चा सिर्फ 1.86 लाख करोड़ किया है। 20 लाख करोड़ जो फरवरी के बजट पे अनाउंस किया था उसी को रिजेक्ट करके बोल दिया गया। 20 लाख करोड़ सरकार ने खर्चा नहीं किया है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूं। मुझे खत्म कर ले, रेवेन्यू में तो कहीं ना कहीं कम मुझे बोल लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा। सरकार ने इस आपदा के दौरान क्या किया? क्या सरकार ने आम आदमी की जेब में पैसा डाला? मैं यूपी से हूं, जब मैं यूपी के ग्रामीण इलाकों में जाती हूं, आज लोगों के लिए पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने आप जाकर अन्न खरीद कर खा सके। 135 करोड़ के इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल पर जीना पड़ रहा है तो समझ में आना चाहिए आज देश में क्या हो रहा है। 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे आपके कार्यकाल में चले गए। 97% लोग आज इस देश में ऐसे हैं जिनकी आय पिछले 3 साल से भी कम हो गई है। तो ऐसे में सरकार को लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, एटलीस्ट गरीबों की जेब में। लेकिन सरकार लोन मेला लगाने का काम करती है। लोन मेले से बात नहीं बनेगी सर, लोन मेले से सिर्फ पूंजीपतियों की बात बनती है। आपने लोन मेला लगाया, कितना लोन डिसबर्स हुआ आपको मुझसे बेहतर पता है। 2/3 लोन अभी तक लोगों ने अवेल ही नहीं किया है, क्योंकि कौन लेगा लोन? एमएसएमई। जब आप खरीदेंगे नहीं, सामान बनेगा नहीं, तो निवेश क्यों होगा? एमएसएमई क्यों लोन लगाएगी? आपने एमएसएमई से कहा आप लोगों को रोजगार दीजिए, हम उसके ईपीएफ का पैसा देंगे। सैलरी तो एमएसएमई को देनी है, वो कहां से सैलरी देगा जब उसका सामान बिक ही नहीं रहा है? तो दिक्कत की बात यह है कि इन जुमलों से जो सरकार गढ़ती है हमें जरूर निकलना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि आय कहां से आएगी, पिछले 1 साल में सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ फ्यूल टैक्स से कमाया है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर, जो कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, ये सोच लीजिए आप। लेकिन जब क्रूड ऑयल $20 प्रति बैरल गया तो क्या सरकार ने दाम कम किया? नहीं किया। क्या सरकार ने 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, दाम कम किया? नहीं किया। सरकार ने 10 बार 9 महीने में एलपीजी गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। आज 886 रुपए प्रति सिलेंडर दिल्ली शहर में बिक रहा है, दूर दराज के इलाकों में 1000 रुपए तक वो सिलेंडर बिक रहा है। तो जब आप इतना 23 लाख करोड़ रुपए आपने पिछले 6.5 साल में इकट्ठा किए, वो पैसा कहां है? आपको मैं फिर से कहूंगी, आप किराए पर लगाइए चीजों को, लेकिन नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लगाइए, क्योंकि इससे जो है वो प्रभाव महंगाई पर भी पड़ेगा और बेरोजगारी पर भी पड़ेगा। एक मैम सीएमआई की रिपोर्ट आई है आंकड़े आए जिसमें अगस्त महीने में 15 लाख बेरोजगार जो है लोग हुए हैं। अगस्त में 15 लाख हुए थे और जुलाई में 32 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। तो वही आपका सवाल शायद का जवाब यही है, जब लोग इस कदर बेरोजगार हो रहे हैं, 15 लाख लोग अगस्त में हुए, 32 लाख जुलाई में हुए थे, अप्रैल और मई के महीने में मिलाकर 40 लाख से ऊपर हो गए थे, तो रोजगार के साधन कहां हैं? और जब आप ये चीजें प्राइवेटाइज करिएगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलाकर करीब 20 लाख रोजगार पद खाली पड़े हुए हैं। वो क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर लोगों को निकालेगा, इसलिए आप लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आज सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उपभोग बढ़ाइए, आप निवेश बढ़ाइए। इकोनॉमी की एक बड़ी सिंपल सा लॉजिक होता है, इकोनॉमी कोई रॉकेट साइंस नहीं जो लोग बताने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी का सिंपल लॉजिक है, मैं बाजार गई, मेरे पास पैसा है जेब में, मैंने 2 जोड़ी जूते खरीदे
उस कंपनी की सेल हुई 2 जोड़ी जूतों की, वो जूते और बनाएगा, उसमें वो निवेश और करेगा, उसको और लोग रखने पड़ेंगे नौकरी पर लोग रखेगा, लोगों के हाथ में पैसा और आएगा, लोग उपभोग और करेंगे। ये जो क्रम है ना, ये पूरी तरह से टूट चुका है। आज उपभोग क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। लोगों की जेब में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है। तो बजाय निवेश कराइए, आप तो उनको किराए पर चीजें दे रहे हैं। तो ये पहिया ठीक से चलेगा कैसे? 2 ही तरह से चल सकता है। अगर आप लोगों की जेब में पैसा डालिए, उपभोग बढ़ाइए, या प्राइवेट सेक्टर को कहिए कि निवेश करे। प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा नहीं, क्योंकि उसको आपकी आर्थिक नीतियों पर राई बराबर विश्वास नहीं है। वो आपके सामने कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स जो आपके फ्रंटल है वो आप पहुंचा देते हैं। लेकिन सच ये है कि प्राइवेट सेक्टर आपकी नीतियों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और इसीलिए वो जरा सा भी निवेश नहीं करता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक बार उनसे पूछ लें, आपसे एक हो गया। हाँ, इकोनॉमी से अलग मेरा सवाल है। पहले इकोनॉमी पे पूछ लें, अगर कोई इकोनॉमी रिलेटेड और सवाल हो तो। अच्छा, इकोनॉमी पे आपका है? जिस तरीके से आपने कहा कि किसी से कोई राय शुमारी नहीं की जा रही, जी हाँ। रेंट पे दे रहे हैं या सेल पे कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रही कि किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना पा रही सरकार पे? आप ईमानदार इस सवाल का जवाब मैं आपको हरियाणा और पंजाब के चंडीगढ़ में रहकर जरूर दूंगी। 9 महीने हो गए, 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान आज भी सड़कों पर बैठा है। मैं आती हूं तो वहां पे बॉर्डर्स ब्लॉक्ड है, सड़कों पे लोग बैठे हैं, और किसान ने ब्लॉक नहीं किया है, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर कीले और तारे लगवाकर सरकार ने ब्लॉक किए हैं। सरकार की पुलिस ब्लॉक करती है, किसान आपके लिए रास्ता बनाता है और ट्रैक्टर से रास्ता बनाता है। ये मेरी आंखों देखी बात है, तो इसमें मैं किसी की लाई लप्पा नहीं करूंगी। 9 महीने हो गए, किसान इन काले कानूनों के खिलाफ बैठा है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। जनवरी से आज सितंबर आ गया, आपके ऑफिस से, आपके मंत्री के ऑफिस से एक भी फोन किसान संगठनों को नहीं गया है कि आप आइए और आकर हमसे बात करिए। आप प्रेस में आकर कहेंगे हम बातचीत के लिए तैयार है, तो किसान थोड़ी आ जाएगा आपके घर के बाहर, आप उस पर फिर से लाठीचार्ज करवाइएगा। आपके जो अधिकारी हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए कहते हैं सीधा सिर फोड़ो इन लोगों का। ये कौन सी सरकार है? और ये जो काले कानून थे, ये भी बिना विचार विमर्श के, बिना बातचीत किए, बिना परामर्श लिए, बिना कंसेंसस के बने थे। और इसलिए किसान इनका विरोध कर रहा है कि उसकी आजीविका पर, उसके भविष्य पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वही काम आपने इस नेशनल मोनेटाइजेशन सो कॉल्ड पाइपलाइन से भी किया है। आपने बिना किसी से बात किया। आपको लगता है जिन लोगों की नौकरी जाएगी वो धरना नहीं करेंगे, वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे। और एक ये बड़ा फैशनेबल है कहना कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस दबाव क्यों नहीं बना रही है। हम बहुत दबाव बना रहे हैं। पूरा सत्र बीत गया, इस सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आकर हमारे सवालों का जवाब दे। पूरा सत्र, मॉनसून सत्र बीत गया, सरकार ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। दबाव बनाना इसी को कहते हैं।